हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसी स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में अपन ने स्टडी किया था बोरेक्स के बारे में। बोरोन का पहला कंपाउंड अपन ने पढ़ा था बोरेक्स, और आज अपन बोरोन का दूसरा कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं और उस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोबोरिक अम्ल यानी ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ये बोरेक्स में भी अपन ने पढ़ा था H3BO3, उसमें भी अपन ने पढ़ लिया था, जिसको अपन ने दूसरे रूप में BOH की होल थ्राइस इस तरह से लिखा था। उसी ऑर्थोबोरिक अम्ल, जिसको बोरिक अम्ल भी कहा जाता है या ऑर्थोबोरिक अम्ल, उसके बारे में आज अपन स्टडी करने वाले। इसके बारे में थोड़ा सा अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, क्योंकि पिछले बोरेक्स वाले क्लास में ये प्रोडक्ट के रूप में अपने पास में बना था एक रिएक्शन में, इसलिए अपन ने वहां पर उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। बाकी आज अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका निर्माण यानी इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने का तरीका। तो देखिए, बनाने का जो तरीका है वो बोरेक्स में बना था, वही तरीका है इसको बनाने का। बोरेक्स में अपन ने इसको बनाया था। देखो कैसे बना था बोरेक्स के टाइम पर। Na2B4O7, इसका अपन ने जलीय विलयन बनाया था। तो बोरेक्स के एक रिएक्शन आपको याद दिला देता हूं मैं। ये है अपना बोरेक्स, और अपन ने ये कहा था कि बोरेक्स का जो जलीय विलयन होता है, बोरेक्स का जलीय विलयन ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये पिछले क्लास में अपन ने देखा था कैसे होता है। बोरेक्स को जब पानी में घोला, तो बोरेक्स को पानी में घोलने पर आपके पास में बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 4 मॉलिक्यूल बनते हैं H3BO3 यानी बोरिक एसिड के। ये रिएक्शन अपन ने पिछले क्लास में पढ़ी थी, जिसमें अपन ने ये देखा था कि बोरेक्स को पानी में घोलने पर, जल में विलय करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है और ऑर्थोबोरिक अम्ल जो कि एक एसिड है, अम्ल और क्षार का निर्माण होता है। तो फिर अपन ने बोरेक्स के जलीय विलयन को क्षारीय क्यों कहा, अम्लीय क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहां पर जो क्षार बन रहा है ये एक प्रबल क्षार है, जबकि ऑर्थोबोरिक एसिड ये एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। अब ये दुर्बल अम्ल क्यों है, इसके बारे में भी आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसको आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बोरिक एसिड बनाने की रिएक्शन यही है। इसमें देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। कैसे? इस रिएक्शन में आपको बोरिक एसिड प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो अम्ल होता है, अम्ल और क्षार वो एक दूसरे के प्रभाव को हमेशा नष्ट करते हैं। और चूंकि यहां पर आपका क्षार प्रबल है, तो ये क्या करेगा, इस अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा, क्योंकि वो एक बहुत ही दुर्बल अम्ल है। यानी आपको यहां पर अम्ल प्राप्त नहीं होगा। इस मेथड से आप ऑर्थोबोरिक अम्ल नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बनाए अपन ऑर्थोबोरिक अम्ल? तो ऑर्थोबोरिक अम्ल बनाने के लिए आपको फिर थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, और आपको चेंज इसमें यह करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का परिवर्तन कीजिए कि ये जो प्रबल क्षार है ये खुद अगर नष्ट हो जाए तो यहां पर आपको अम्ल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उस अम्ल को खत्म कौन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। यानी आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ही नष्ट हो जाए, और इस क्षार को नष्ट करने के लिए अपने को कोई प्रबल अम्ल चाहिए। कैसा अम्ल चाहिए? प्रबल। वो दुर्बल अम्ल, वो इसको खत्म नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर अपन जो रिएक्शन है ये अम्लीय माध्यम में करवाएंगे। इस बार ये HCl प्रबल अम्ल ले लिया मैंने, और अब अपन आप इसको क्या करेंगे, पानी में घोल दीजिए। तो प्रोडक्ट वही बनेगा NaOH, लेकिन वो जो NaOH बनेगा उस NaOH को इस बार ये जो अम्ल है ये नष्ट कर देगा। तो NaOH को ये बदल देगा, 2 NaOH बन रहे हैं, तो उसके लिए मैं 2 HCl ले लेता हूं। तो ये जो दोनों NaOH हैं इसकी विक्रिया हो जाएगी 2 HCl के साथ में, यानी NaOH और NaCl से बन जाएगा NaCl। ये लीजिए, इस बार लवण बन गया आपके पास में, उदासीन हो गया वो। इस HCl ने NaOH बना लेकिन उसको उदासीन कर दिया, प्लस 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे H3BO3। ये लीजिए रिएक्शन संतुलित हो गई। तो इस बार आपको ये देखिए ऑर्थोबोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि इसको खत्म करने वाला अब कोई नहीं है। ये जो NaCl बना है ये लवण है, कोई क्षार है नहीं उसको खत्म करने वाला। यानी इसको निर्माण की जो रिएक्शन है वो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि बोरेक्स का अम्लीय माध्यम में जलीय विलयन बनाने पर, जलीय विलयन तो बनाना है लेकिन कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जलीय विलयन बनाने पर ऑर्थोबोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह है ऑर्थोबोरिक अम्ल के निर्माण की अभिक्रिया। चलिए, ऑर्थोबोरिक एसिड का निर्माण हो गया। अब अपन इसके गुणों के बारे में स्टडी करते हैं। देन सेकेंड अपन चर्चा करते हैं ऑर्थोबोरिक अम्ल के जलीय विलयन की। जलीय विलयन की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट बताना चाहता हूं अम्लों के और क्षारों के बारे में, जो कि आरएनएस और बीएल की अवधारणाएं हैं। अवधारणाएं कुछ इस प्रकार से हैं। आरएनएस की एक अवधारणा है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी H+ देने वाले अम्ल कहलाते हैं, और OH- देने वाले जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये एक आरएनएस की अवधारणा है अम्लों के और क्षारों के लिए कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको क्या कहते हैं, एसिड, उनको अम्ल कहा जाता है। और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उनको क्षार कहते हैं। उसके बाद में एक दूसरी अवधारणा और आई, बीएल की अवधारणा, कि जलीय विलयन में H+ देने वाले या OH- ग्रहण करने वाले, OH- ग्रहण करने वालों को भी अम्ल कहा जाता है। ये बीएल की अवधारणा है। यानी परिभाषा थोड़ी सी बढ़ गई कि H+ देने वाले या OH- लेने वाले अम्ल कहलाते हैं, और OH- देने वाले या H+ ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं। तो ये वाली जो अम्ल वाली परिभाषा है, क्योंकि और H3BO3 एक अम्ल है, तो आपको यहां पर अम्ल वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि H+ देने वाले और OH- लेने वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चलिए, जो ऑर्थोबोरिक अम्ल है BOH की होल थ्राइस, इसको अपन घोल देते हैं पानी के अंदर और देखते हैं क्या होता है। पानी का मतलब जल का मतलब है H+ और OH- है। जल में दोनों आयन होते हैं, H2O का निर्माण होता है H+ और OH- के मिलने से। देखो, दोनों को जोड़ोगे तो H2O बन गया। और जो BOH की होल थ्राइस है, यानी बोरोन पर जुड़े हुए हैं 3 OH, ये लीजिए। अब आप यहां से जो BOH की होल थ्राइस है इसको ध्यान से देखिएगा और ये पता कीजिए कि जो BOH की होल थ्राइस है, क्या इसका अष्टक पूरा हो रहा है। पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि बोरोन के जो यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। यहां इसका देखो अष्टक पूरा नहीं होता है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों की साझेदारी की, तो 2, 2, 4 और 2, 6, इसके अष्टक में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का चेष्टा करता है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं एक्सेप्ट कर दूं ताकि मेरे अष्टक पूरा हो जाए, 8 पूरे हो जाए। तो H2O के OH- से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी ये H2O का जो OH- है वो इसमें जुड़ जाएगा BOH की होल थ्राइस में। तो ये बन जाएगा BOH का होल 4-। तो आप ये कह सकते हो कि जो ऑर्थोबोरिक है ये एक अम्ल हो गया उस परिभाषा के अनुसार। जलीय विलयन में OH- ग्रहण करने वाले अम्ल कहलाते हैं, और इसने देखो OH- ग्रहण कर लिया, यानी ये एक एसिड है, अम्ल है। ठीक है, अभी और इसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट भी लिख दे अपन साथ में, प्लस। अब और बचा क्या है यहां पर, H+ आयन, तो मैं यहां लिख दूं H+। लेकिन H+ आयन ये वास्तव में अकेला H+ आयन कभी भी स्टेबल नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है भाई, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। H+ का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा क्या, एक प्रोटॉन मात्र। तो H+ का जो मतलब है वो केवल प्रोटॉन से। H+ का मतलब आप एक प्रोटॉन होता है उसी को आप H+ कहते हैं, और वास्तव में कभी भी एक अकेला प्रोटॉन स्थायी स्टेबल नहीं होता है। तो अपन जो बार बार H+ आयन लिखते हैं वो रियल में होता नहीं है, बल्कि ये जल के अणु में जुड़ा हुआ रहता है। तो मान लीजिए मैं यहां पर H2O के 2 अणु लेता हूं, तो ये जो H+ बचा है ये H2O के दूसरे अणु में जुड़ जाएगा, यानी इस H+ को आप H2O में जोड़ करके लिखेंगे, और H2O में H+ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा H2O का हो जाएगा H3O।
ये लीजिए, ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन एक बार फिर से देख लीजिए, H2O के दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन हुई, एक मॉलिक्यूल का जो OH माइनस था वो आपने इधर जोड़ दिया, और जो बचा हुआ H प्लस था वो H2O के दूसरे अणु में जोड़ दिया। तो इधर OH जोड़ने से OH4 हो गया, और H2O में H प्लस जोड़ने से H2O का H3 हो गया। ये अपने पास में टोटल रिएक्शन होती है। तो ये तो देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर आप पानी में घोलोगे तो ये रिएक्शन होती है। अब देखिए यहां पर ये तो प्रूव हो गया कि जो BOH की होल थ्राइस है ये एसिडिक नेचर का है, यानी अम्लीय है, क्योंकि जलीय विलयन में OH माइनस लेने वाले H प्लस देने वाले अम्ल होते हैं, प्रूव हो गया। लेकिन जो BOH की होल थ्राइस है इसके बारे में यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यह आपको ध्यान में रखना है कि यह एक दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल। क्यों है? वीक एसिड क्यों है? ये पढ़ तो अपन पहले ही चुके कि ये एक वीक एसिड है, लेकिन वीक एसिड है क्यों? वीक एसिड होने का कारण क्या है वो अपन यहां पर पढ़ेंगे। और इसका कारण यह है कि ये जलीय विलयन में H प्लस देने वाला नहीं होता है। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में ज्यादा से ज्यादा H प्लस देते हैं, ज्यादा से ज्यादा H प्लस देने वाले प्रबल अम्ल होते हैं। और जो जलीय विलयन में OH माइनस से ग्राही होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड। और H प्लस ज्यादा से ज्यादा H प्लस देने वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो बोरिक अम्ल जो है वो कैसा हो गया? वीक एसिड हो गया। और इसका रीजन आपको ये लिखना है कि ये जलीय विलयन में प्रोटॉन दाता H प्लस आयन दाता अम्ल नहीं होता है, बल्कि जलीय विलयन में OH माइनस आयन ग्रहण करता है। इसका अष्टक अपूर्ण होने के कारण यह OH माइनस आयन ग्रहण करता है। अतः यह एक दुर्बल अम्ल है। अम्ल है लेकिन कैसा हो गया? दुर्बल अम्ल हो गया। और इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी ऑर्थोबोरिक अम्ल के अम्ल होने की सिचुएशन, अम्ल होने की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोबोरिक अम्ल को अगर गर्म कर दिया जाए, H3BO3, इसको मैं कर देता हूं गर्म। तो गर्म करने से ये तो है अपना ऑर्थोबोरिक अम्ल, और जो ऑर्थोबोरिक अम्ल है इसको गर्म करने से ये देखो कौन से अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। गर्म करने से क्या होगा? इसमें से पानी H2O के अणु वाष्पित होकर उड़ जाएंगे। इसमें से एक H2 बाहर निकाल दो आप। H2O का एक ही मॉलिक्यूल निकल सकता है। देखो 3 हाइड्रोजन है तो 2 H2O तो निकल नहीं सकते। एक H2O निकाल दो। एक H2O का मतलब 2 हाइड्रोजन निकाल दो और एक ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद में एक ही हाइड्रोजन बचेगा आपके पास। यहां 2 निकाल दे तो एक ही बचा, 3 में से B बच गया, और एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो 2 ऑक्सीजन बन गए, यानी HbO2 बच गया आपके पास। ये रिएक्शन होगी। ये H2O का अणु वाष्पित होकर यहां से उड़ गया और आपके पास प्रोडक्ट बन गया है HbO2, जिसको बोलते हैं मेटाबोरिक अम्ल। मेटाबोरिक अम्ल। अगर इसको और ज्यादा गर्म कर दिया जाए, किसको? HbO2, तो क्या? अगर आप इसको और ज्यादा हीट करते तो अब आप इसमें देखिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए देखने का। जैसे पहले मैंने क्या किया, देखो ऑर्थोबोरिक एसिड को गर्म किया तो इसमें से H2O निकाल दिया। वैसा ही प्रयास आपको करना है कि अगर मैं HbO2 को गर्म कर दूं, तो HbO2 को अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या इसमें से आप जल के अणुओं को वाष्पित करके बाहर निकाल सकते हैं? और यही प्रयास आपको यहां पर करना है। तो देखो एक H2O निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, क्योंकि H2O के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहां पर एक हाइड्रोजन है तो H2O नहीं निकाल सकते अपन। लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हो कि अगर मान लो HbO2 के अगर 2 अणु ले लूं मैं, तो अगर 2 HbO2 है तो अब एक H2O निकल सकता है। HbO2 के 2 अणु HbO2, एक H2O निकाल दीजिए, H2 और एक ऑक्सीजन H2O। एक H2O निकाल दिया, आपके पास में बन जाएगा B2O3 बच जाएगा, B2O3। बोरिक ऑक्साइड बन गया, बोरोन का ऑक्साइड बच गया अपने पास में। ये लीजिए। तो वो ऑर्थोबोरिक अम्ल को गर्म करने पर ये रिएक्शन होती है। अगर आप गर्म कर रहे हैं 370 केल्विन से कम ताप पर, 370 से कम ताप पर,
तो उस कंडीशन में एक H2O निकल करके मेटाबोरिक अम्ल बनता है। और अगर आप गर्म कर रहे हैं 370 केल्विन से ज्यादा ताप पर, उस स्थिति में एक H2O और निकल करके और बोरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये थे ऑर्थोबोरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। जल में घोलने पर यह होता है और इसको गर्म करने पर यह दो प्रकार की रिएक्शंस देता है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, कि जो ऑर्थोबोरिक अम्ल है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो देखिए, जो ऑर्थोबोरिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होते हैं, ऑर्थोबोरिक अम्ल के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जैसे बोरोन पर मान लीजिए एक OH इधर जुड़ा हुआ है, एक OH इधर, 3 OH जुड़े हुए होते हैं। तो 3 OH अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा 3 बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो sp2 संकरण है और समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होगी, यानी तीनों 120 डिग्री पर जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इधर दूसरा BOH होगा, तो इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। फिर इधर से मान लीजिए एक BOH और है, तो इनके बीच में भी इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और इस प्रकार से इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण देखिए वलय भी बनी हुई रहती है। तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ये वास्तव में बनानी अपने को किस प्रकार से, वो देखिए मैं आपको इसको बनाने का तरीका भी बता देता हूं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों को बनाने में काफी दिक्कतें आती है। समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से जुड़े हुए, जैसे समझ में आ गई लगभग को कि किस प्रकार से जोड़ना है। प्रत्येक जो OH होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी तो मैंने ये केवल रफली बनाया, देखो फेर में किस प्रकार से बनाएंगे। और फेर में बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं। देखो ये इस प्रकार से बनता है, जो वलय बनती है ना वो सारी इस प्रकार से बनेंगी, इस प्रकार से वलय बनती है। सारी वलय देखो इस प्रकार के बनेंगे, सारी की सारी रिंग। पहले टॉप पर बोरोन होगा, लोएस्ट में भी बोरोन, कॉर्नर पर चारों पर ऑक्सीजन रहेंगे और बीच में रहते हैं हमेशा हाइड्रोजन। ये इस प्रकार से बनते हैं हमेशा। तो आपको बनाते टाइम पर बस इसी एक चीज का ध्यान में रखना है कि इसको बनाने का पैटर्न ये रखना है आपको, और इसी प्रकार से आपको रिंग बनाने का प्रयास करना। अब देखिए कितने इजीली बनेंगे। सबसे पहले एक बोरोन और इस पर 120 डिग्री पर आप इस तरह से 3 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए बस। अब आपको बस यहां पर ध्यान ये रखना है कि पहले टॉप पर आप कैसे भी बना लीजिए, जरूरी नहीं टॉप से बनाए, नीचे से बनाना चालू कर दीजिए और उस पर 120 डिग्री पर, ये बनाते टाइम पर आप ध्यान रखेंगे कि तीनों 120 डिग्री पर जोड़ने। ठीक है, उसके बाद में देखो मैं इधर इस तरह से रिंग बनाता हूं। तो रिंग बनाएंगे तो अभी बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, केवल ऐसे ही लिख देता हूं। इसके बाद में देखो यहां बीच में हाइड्रोजन आते हैं, तो यह हाइड्रोजन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन और फिर बोरोन। इस प्रकार से देखो इनको जोड़ेंगे तो वलय बढ़ जाएगी। रिंग बाद में बनाएंगे, पहले मॉलिक्यूल बना लेते हैं बोरोन के जितने बनते। तो एक बोरोन का ये हो गया, दूसरा ये बनेगा। देखो बोरोन पर एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और जोड़ देंगे इनको 120 डिग्री पर, ये तीसरा ऑक्सीजन। एक रिंग अपनी यहां पर बनके तैयार हो जाएगी। दूसरी रिंग देखिए आप चालू कर सकते हैं, देखो इधर इस साइड में एक रिंग आप इधर बना सकते हैं और एक इधर बना सकते हैं। बस इतनी स्ट्रक्चर आप बना देंगे तो काफी। तो एक देखिए मैं इधर बनाता हूं एक रिंग, तो देखिए टॉप में बोरोन आ गया, फिर ऑक्सीजन और फिर आने वाले हैं अपने हाइड्रोजन, फिर से ऑक्सीजन और फिर नीचे बोरोन। ये लीजिए बोरोन आ गया वापस। तो बोरोन पर 120 डिग्री पर 3 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, ये लीजिए। सेम ऐसी ही रिंग अपन इधर बनाते हैं। देखो तो बोरोन, फिर ऑक्सीजन, फिर आएंगे हाइड्रोजन, फिर से ऑक्सीजन और फिर बोरोन, ये लीजिए। और बोरोन पर 3 ऑक्सीजन जोड़ने आप, सॉरी अगेन। तो आगे देखिएगा, देखो एक रिंग इधर से हो गई, एक रिंग अपन इधर बना देंगे और एक ये वाला इधर बन जाएगी। अपना काम कंप्लीट हो गया। बस ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, एक रिंग बनी, दूसरा बोरोन का मॉलिक्यूल आया, दोनों तरफ 2 रिंग और बना दी। अब देखिए H3BO3 की जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर बनकर के तैयार हो जाएगी, H3BO3 की संरचना। अब देखिए इनको जोड़ना किस प्रकार से, ये और बताता हूं मैं आपको। जैसे ये बोरोन पर देखिए आपने तीनों ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब जो हाइड्रोजन जोड़ना है उसको एकदम से सीधा 180 डिग्री पर नहीं जोड़ना है,
क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है इसका भी संकरण sp3 होता है, और sp3 होता है तो 109 डिग्री पर जुड़ेगा ये, यानी आप सीधा न जोड़ करके एक साइड में टेढ़ा जोड़ेंगे। तो इस हाइड्रोजन को मैं इधर सीधा न जोड़ करके और ये इधर जोड़ दिया इसको। अब सारे हाइड्रोजन इसी सीक्वेंस में घुमाने आपको। दूसरे ऑक्सीजन पे हो, इसका हाइड्रोजन भी आप इधर सीधा न जोड़ के और इधर मत घुमा देना। देखो इसका आपने इधर घुमाया तो उसका भी उधर ही घूमना चाहिए, तो ये इधर घुमा दिया मैंने। इसका जो है ऊपर की तरफ सीधा न जोड़ के ये इधर घुमा दिया मैंने। ये पहला मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया। दूसरे पे आ जाइए, हाइड्रोजन को इधर सीधा न जोड़ के और इधर घुमा दिया है। दूसरे पे आओ, देखो इसके हाइड्रोजन को सीधा नीचे की तरफ न जोड़ के इधर घुमा दिया है। तीसरे पे इसके हाइड्रोजन को इधर सीधा न जोड़ करके और ये इधर घुमा दिया है। कंप्लीट हो गया। दूसरा भी इधर वाले पर आ जाओ, यहां देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इधर सीधा न जोड़ के ये घुमा दिया मैंने। नीचे एक रिंग और बन जाएगी, फिर अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो इधर वाले ऑक्सीजन पे देखो हाइड्रोजन को सीधा न जोड़ के और ये इधर बढ़ा दिया मैंने। इसको भी हाइड्रोजन को इधर सीधा न जोड़ के और ये इधर घुमा दिया मैंने। ऐसे घुमा घुमा करके जोड़ना है। चौथे मॉलिक्यूल पर आ जाओ, देखो ये सॉरी यहां पर देखो H लिखा गया, ये यहां पर ऑक्सीजन होगा, सॉरी। देखिएगा हाइड्रोजन को इधर सीधा न जोड़ के इधर घुमाओ, हाइड्रोजन को इधर सीधा न जोड़ के इधर घुमाओ और इसके भी सीधा न जोड़ के इधर घुमाओ। और अब आपकी जो रिंग है ना वो तैयार हो गई। ये देखो पहली रिंग, जो रेड बीच में जो बॉन्ड नहीं बने हैं ना वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये देखो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एक रिंग बनके तैयार हो गई। इधर वाली रिंग को देखिए ध्यान से, जो बॉन्ड नहीं बने हैं यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लीजिए दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे रिंग बनके तैयार होगी। ठीक है। तीसरा देखिए, ये वाली रिंग को देखिए, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे, 1 2 रिंग बनके तैयार होगी। तो ये ऑर्थोबोरिक अम्ल की संरचना है, जिसमें ऑर्थोबोरिक अम्ल के जो मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इस तरह के ऑर्थोबोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर आपको बनानी है। एंड आई होप अब आपको ऑर्थोबोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस पैटर्न में मैंने आपको बताई है आप हमेशा उसी पैटर्न में बनाइए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसी के साथ में आज का अपना टॉपिक ऑर्थोबोरिक एसिड कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे बोरोन के एक और नए कंपाउंड के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।